आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये स्टोरी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है। देखते हैं कि काफ़ी सारे मर्डर्स हो रहे हैं। आखिर इन सबका हत्यारा कौन है और कैसे ये सारे मर्डर 30 साल पहले हुए मेडिकल कॉलेज में एक हादसे से रिलेटेड है। यही देखेंगे आज की कहानी में, जो है 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म अब्राहम ओज़लर, जो हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मूवी के स्टार्टिंग में हम एसीपी अब्राहम ओज़लर को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ वैकेशन एंजॉय करने के लिए बाहर आया था। जब ओज़लर अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है तभी उसे एक ऑफिसर का कॉल आता है और वो ऑफिसर ओज़लर से कहता है कि सर आप जल्दी वापस आइए, यहाँ एक मर्डर हुआ है। इतना सुनने के बाद ओज़लर अकेले अपने ऑफिस की ओर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ओज़लर उसे कंफर्म करने के लिए वापस से हेड ऑफिस कॉल करता है। तभी ऑफिसर उसे कहते हैं कि सर हमने तो आपको कॉल किया ही नहीं था, बल्कि आपने तो खुद ही कॉल करने से मना किया था। जिसके बाद ओज़लर काफ़ी घबरा जाता है कि अगर ऑफिस से कॉल नहीं आया तो कॉल किसने किया था। फिर ओज़लर जल्दी से अपनी बेटी और पत्नी की ओर जाने लगता है और अपने घर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी घर से गायब हो गए हैं, मतलब कि उन दोनों को किसी ने मार डाला है। अब कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ओज़लर अपने घर में डिप्रेशन में बैठा था। एक वीडियो रिकॉर्डिंग वो देख रहा था जिसमें विनीत नाम का आदमी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, वो ओज़लर को बता रहा होता है कि मैंने ही तुम्हारे वाइफ और तुम्हारी बेटी को किडनैप किया और उन्हें मारने के बाद एक जगह दफना दिया, क्योंकि ओज़लर ने विनीत को एक ड्रग्स केस में पकड़ा था, जिस वजह से विनीत के परिवार की बहुत बेइज्जती हुई थी। इसलिए विनीत ने ओज़लर से बदला लिया था। पर विनीत को उस जगह के बारे में याद ही नहीं था जहां उसने दोनों को दफनाया था, क्योंकि उस समय विनीत बहुत नशे में था। हम देखते हैं कि ओज़लर इस टेंशन में काफी दिनों से सोया भी नहीं था, जिसके कारण उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। इसीलिए डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। ओज़लर जेल में विनीत से मिलने के लिए जाता है, साथ ही साथ उसके लिए बिरयानी भी लेकर जाता है। पर ओज़लर के हर बार पूछने पर विनीत उसे यही कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि मैंने आपकी वाइफ और आपकी बेटी को कहाँ दफनाया है। विनीत ओज़लर से कहता है कि आप हमेशा मेरे लिए खाना लेकर आते हैं, लेकिन सच मानिए मैं उस समय बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने वो सब किया। अब हम आईटी कंपनी में काम करने वाले एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है नवीन। नवीन अपने काम के बाद अपने घर जा रहा होता है कि इतने में एक ट्रक ड्राइवर नवीन के बाइक को टक्कर मारता है और नवीन को बहुत ही गहरा चोट लग जाता है। फिर वहाँ एम्बुलेंस आती है और नवीन को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। हॉस्पिटल में नवीन से मिलने उसकी वाइफ माया भी आती है और माया नवीन की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वहाँ डॉक्टर नवीन को बताते हैं कि आपके पैरों में गहरा चोट लगा है, इसीलिए आप चल भी नहीं सकते, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी हालत ठीक हो जाएगी, आप चलने लगेंगे। उस दिन नवीन का जन्मदिन था, इसलिए नवीन की वाइफ माया उसके लिए केक लेने जाती है। वो लोग नवीन का बर्थडे हॉस्पिटल में ही मनाने वाले थे, लेकिन जब माया नवीन के रूम में जाती है तो वो देखती है कि नवीन का किसी ने मर्डर कर दिया था। ये देखकर माया जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद पुलिस, सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वहां आ जाते हैं और पुलिस वहां के सारे लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। जब नवीन का मर्डर हुआ था तब हॉस्पिटल के सारे कैमरा भी बंद थे और वहां ओज़लर को किलर का एक नोट मिलता है जिसमें कुछ कोड में लिखा था और हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। फिर पुलिस बहुत जांच पड़ताल करती है, लेकिन उन्हें उस खूनी के बारे में कुछ नहीं पता चलता। जिसके बाद पुलिस पेट्रोल पंप पे जाके वहां की रिकॉर्डिंग देखती है, लेकिन उसमें भी उन्हें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। अब सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो आधी रात को बाइक से कहीं जा रहा था, पर तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वो लोग उस आदमी पे हथियार से वार करते हैं, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पर इतने में एक ट्रक वाला आदमी जो मास्क पहना था वो उस घायल आदमी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। फिर मास्क वाला आदमी उसको हॉस्पिटल छोड़ने के बाद वापस वहां से चला जाता है, जिसके बाद उस आदमी की सर्जरी की जाती है और तब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। वहां डॉक्टर पुलिस से कहते हैं कि इस आदमी की हालत अब ठीक है और पूरी तरह से ठीक होने के बाद ये बयान देने के लायक हो जाएगा। अब रात के समय सब डॉक्टर हॉस्पिटल से चले जाते हैं, तब वो किलर फिर से हॉस्पिटल में आ जाता है और उस किलर ने मास्क पहना था। वो किलर उस आदमी के पैरों का नस काट देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जब ओज़लर को ये सारी बात पता चलती है तब ओज़लर उस आदमी के माता पिता के पास पूछताछ के लिए जाता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि मेरे बेटे का तो कोई दुश्मन भी नहीं था, आखिर उसे कौन मार सकता है। और ओज़लर को उसके बॉडी के पास भी वही सेम नोट मिला था जिसमें कुछ अलग भाषा के साथ हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। फिर ये न्यूज़ पूरे शहर में फैल जाती है और सब क्रिमिनल का नाम बर्थडे क्रिमिनल रख देते हैं और ओज़लर भी इस क्रिमिनल के बारे में कुछ सोच रहा था।
तभी हम अशोक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने रेस्टोरेंट में बैठा था कि इतने में वही मास्क वाला आदमी वहां आता है और अशोक को लड्डू खाने के लिए देता है। अब वो लड्डू खाते ही अशोक एकदम से बेहोश हो जाता है और तभी वहां सब लोग अशोक को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर अशोक की बॉडी को स्कैनिंग के लिए मशीन के पास ले जाते हैं, पर कुछ देर के बाद जब डॉक्टर कमरे से बाहर जाते हैं तभी वहां मास्क वाला किलर आ जाता है और अशोक का गला का नस काट के उसे भी वहीं मार डालता है। किसी को पता नहीं चल रहा होता है कि आखिर ये किलर सबको मार क्यों रहा है। जिसके बाद ओजलर अपनी टीम के साथ उस जगह पे आता है और अशोक की बॉडी को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज देता है। फिर अशोक रेस्टोरेंट के सभी लोगों को बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है कि आखिर कौन कौन अशोक से मिला था। वो लोग बताते हैं कि 5 लोग अशोक से मिलने आए थे, जिसमें से 4 लोग यहीं रहते हैं, लेकिन 5वां यहाँ का नहीं था। वो लोग बताते हैं कि वो आदमी मास्क पहना था और पिछले 1 साल से वो रेस्टोरेंट का सामान डिलीवर करता था। अब पुलिस उसकी जानकारी निकालने रेस्टोरेंट के अकाउंट रूम में जाते हैं और वहां उन्हें उस आदमी का नंबर मिलता है और जब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करके उसके घर जाती है तब उन्हें पता चलता है कि यह नंबर किसी दूसरे लड़के का है जो 2 साल पहले ही मर चुका है। असल में किलर उस आदमी के नंबर का इस्तेमाल करके ये सब कर रहा था, जिस वजह से पुलिस उसे पकड़ न पाए। फिर ओजलर गहरी सोच में बैठा था। तब ओजलर को पता चल जाता है कि जो नोट में कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसका मतलब क्या है। इसलिए ओजलर इसके बारे में एक डॉक्टर से पूछता है तो वो ओजलर को बताते हैं कि जैसे नोट में लिखा हुआ था बिल्कुल वैसा ही कोड आपको शहर में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। इसलिए पुलिस उस मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक जगह बिल्कुल वैसा ही मैसेज लिखा हुआ मिलता है। वहाँ प्रोफेसर से वो पूछते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसका कभी यहाँ एक्सीडेंट हुआ था या कभी इस कॉलेज में हादसा हुआ हो, पर वहाँ के प्रोफेसर ये बताते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं और ये सारे कोड इस कॉलेज में ही सिखाए जाते हैं। इसके बाद ओजलर को एक ट्रक वाले के बारे में पता चलता है जो उस दिन बाइक वाले आदमी को देख के रुका था। इसलिए पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है और वहाँ वो आदमी ओजलर को बताता है कि उस रात एक मास्क वाला आदमी बाइक के सामने खड़ा था। मुझे लगा था कि शायद बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैंने उससे मदद के लिए पूछा, लेकिन उसको एक डिवाइस लगाया हुआ था और उस डिवाइस की मदद से उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनने के बाद वहाँ एक खड़ा ऑफिसर उस आदमी को वही सेम डिवाइस दिखाकर पूछता है क्या यही वो डिवाइस है, जिस पर वो आदमी हाँ कहता है। फिर ऑफिसर ओजलर को बताते हैं कि इस डिवाइस का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है या वो आदमी गूंगा हो। ओजलर समझ जाता है कि इसके पीछे किसी ऐसे आदमी का हाथ है जो बोल नहीं सकता। इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि मुझे शहर में रहने वाले उन सारे लोगों की जानकारी चाहिए जो बोल नहीं सकते। इसके बाद सारे ऑफिसर्स अपने काम पे लग जाते हैं और जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। इतने में उन्हें कृष्णा नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जो बोल नहीं सकता और साथ ही साथ कृष्णा के घर भी उस मेडिकल कॉलेज के पास ही में था। इसलिए ओजलर अपनी टीम के साथ उसके घर जाते हैं और वहाँ उसकी माँ बताती है कि मेरा बेटा पहले बोल सकता था, लेकिन 30 साल पहले एक हादसे में उसकी आवाज़ चली गई। उसे गाना गाने का बहुत शौक था और वो बहुत रो रही थी। अब पुलिस उस मेडिकल कॉलेज में जाकर पता लगाने लगते हैं कि 30 साल पहले हुआ क्या था। वहाँ पुलिस काफ़ी प्रोफेसर से पूछताछ भी करते हैं, लेकिन सब यही कहते हैं कि हमें ज्वाइन किए हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं और पहले के सारे प्रोफेसर्स तो कॉलेज छोड़कर जा चुके हैं। जिसके बाद ओजलर उसी कॉलेज के सबसे पुराने चपरासी के बारे में पता करता है और उस चपरासी को ओजलर बहुत दारू पिलाता है, जिस वजह से वो चपरासी ओजलर को बताता है कि 30 साल पहले शेल्वराज, शिव कुमार, सेवी और अलेक्जेंडर नाम के स्टूडेंट के बीच में बहुत बड़ा हादसा हुआ था और सेवी तो आपके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर रह चुके हैं और इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि शेल्वराज और शिव कुमार कोई और नहीं बल्कि एक्सीडेंट में मारे गए अशोक और नवीन के पिता हैं और ये सब कोई एक ही साथ उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करते थे। ये सब सुनने के बाद ओजलर जल्दी से एलेक्स और सेवी को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे किलर ने उन दोनों के बेटे को मारा वैसे ही किलर उनके साथ भी ऐसा ही कुछ कर सकता है। इसलिए ओजलर जब एलेक्स का पता लगाता है तो पता चलता है कि एलेक्स अभी दुबई में है। ओजलर सेवी को ढूंढते हुए एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ सेवी कुछ काम से आया था। ओजलर सेवी से कहता है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, पर सेवी उसकी बातों को हल्के में ले रहा था और वहां से चला जाता है, जिससे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। फिर ओजलर मरने वाले में से एक लड़के के बाप को बुलाता है जिसका नाम राघवन था, पर पूछताछ करने पर राघवन ओजलर से कहता है कि मुझे 30 साल पहले क्या हुआ उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी ओजलर को एक ऑफिसर बताता है कि एलेक्स दुबई से वापस आ गया। जिसके बाद जल्दी से ओजलर अपनी टीम के साथ उसके घर जाते हैं और वहाँ एलेक्स ओजलर को बताता है कि मुझे लग रहा था कि दुबई में कोई मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैं इंडिया वापस आ गया। अब ओजलर और एलेक्स आपस में बात कर रहे थे कि इतने में कुछ लोग एलेक्स पर अटैक कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहाँ ओजलर एलेक्स को बचाने की बहुत कोशिश करता
करता है, लेकिन चाह के भी वो उन्हें नहीं रोक पाता। लेकिन ओजलर उनके गैंग के एक मेंबर कृष्णा को पकड़ लेता है। फिर ओजलर कृष्णा को बहुत मारता है और उसे पूछता है कि आखिर इसके पीछे कौन है, लेकिन कृष्णा कुछ जवाब नहीं देता। कुछ समय के बाद राघवन की पत्नी पुलिस के पास आती है और उनसे कहती है कि 6 महीने पहले एक डॉक्टर मेरे पास सूजा नाम की किसी लड़की के बारे में पूछने के लिए आया था। फिर पुलिस सूजा के बारे में पता करने लगती है। तब उन्हें पता चलता है कि सूजा भी इसी कॉलेज में पढ़ा करती थी और साथ ही साथ सूजा के नाम पे एक हॉस्पिटल भी है जो उसका छोटा भाई अरुण चला रहा था। ओजलर को पता चलता है कि सेवी को कोई बीमारी है और ऑपरेशन डॉक्टर अरुण करने वाले हैं, इसलिए ओजलर जल्दी से अरुण के घर जाते हैं। और पहले तो ओजलर को लगने लगता है कि जैसे अरुण ही किलर है, लेकिन वहाँ अरुण ओजलर को बताता है कि मैं बस अपनी दीदी के बारे में पूछने के लिए गया था जिनकी मौत 30 साल पहले हो गई थी। वहाँ अर्जुन ओजलर को उसकी दीदी का एक फोटो दिखाता है जिसमें एक आदमी भी होता है, लेकिन चेहरा ठीक से ना दिखने के कारण ओजलर उसे पहचान ही नहीं पाता। इतने में ओजलर को फोटो में रखा एक पौधा दिखता है जो कि उसने एलेक्स के घर में देखा था, जिसके बाद ओजलर समझ जाता है कि एलेक्स ही असली किलर है। इतने में खबर आती है कि सेवी भी हॉस्पिटल से गायब है। ओजलर को पता रहता है कि एलेक्स सेवी को उसी मेडिकल कॉलेज में ले गया होगा, इसलिए पुलिस मेडिकल कॉलेज की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम कॉलेज में एलेक्स को देखते हैं जो सेवी को बेहोश कर देता है और उसके हाथ में एक निशान बना देता है। एलेक्स सेवी को मारने ही वाला था कि इतने में पुलिस वहां आ जाती है और एलेक्स को अरेस्ट कर लेती है। फिर ओजलर एलेक्स से सारी सच्चाई पूछता है। तब एलेक्स उन्हें बताता है कि 30 साल पहले वो सब कोई मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ा करते थे एक साथ, और वहाँ सूजा पे शेल्वराज नाम का लड़का लाइन मारा करता था। असल में ये सब आपस में दोस्त ही थे, लेकिन सूजा शेल्वराज से प्यार नहीं करती थी और उसी गांव में कृष्णा गाना गाया करता था। जहाँ भी कोई इवेंट होता था कृष्णा वहाँ जाके गाना गाता था। एक दिन मेडिकल कॉलेज में एक आदमी का केस आता है, तभी सेवी उस केस को लेने से मना कर देता है और तभी एलेक्स वहाँ आता है और उस आदमी का इलाज कर देता है, जिसके कारण होता यह है कि एलेक्स कॉलेज में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और सारे सीनियर्स एलेक्स को अपने साथ ऑपरेशन में शामिल करते हैं। और ये बात सेवी, शेल्वराज और शिव कुमार को बहुत बुरी लगती है और उन तीनों की बातों से ये भी पता चलता है कि सूजा और एलेक्स एक दूसरे से प्यार करते हैं और राघवन को पैसे देकर एलेक्स रोज रात में सूजा से मिला करता था। फिर एक दिन कृष्णा के गले में इन्फेक्शन हो जाता है और कृष्णा ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर के पास आता है। वहाँ डॉक्टर, सेवी और एलेक्स उसका ऑपरेशन कर ही रहे होते हैं कि इतने में डॉक्टर को दूसरे काम से वहाँ से जाना पड़ता है। कृष्णा का ऑपरेशन पूरा होने ही वाला था कि तभी सेवी कृष्णा के गले का नस काट देता है और इस वजह से कृष्णा हमेशा के लिए गूंगा हो गया था। इसलिए एलेक्स जब ये बात डॉक्टर को बताता है तब डॉक्टर सेवी को हमेशा के लिए सस्पेंड कर देते हैं और साथ ही साथ एलेक्स को भी 1 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। एलेक्स को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था और दूसरे ही दिन तीनों एलेक्स से बदला लेने के लिए प्लान बनाते हैं और वो लोग राघवन से कहते हैं कि तुम एलेक्स को रात में हॉस्पिटल बुलाओ। उस दिन एलेक्स का बर्थडे था, इसीलिए एलेक्स को लगता है कि सूजा ने उसे बुलाया है और जब एलेक्स वहां पहुंचता है तब वो तीनों मिलकर उसे बहुत मारते हैं और साथ ही साथ उसके शरीर में एक केमिकल इंजेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से एलेक्स की हालत बहुत खराब हो जाती है और सूजा को लगता है कि एलेक्स अब नहीं बचेगा, इसलिए सूजा भी खुद को खत्म कर लेती है। दूसरी तरफ वो तीनों प्रोफेसर से कहते हैं कि कृष्णा के गले की नस एलेक्स ने काटी है और वो एलेक्स को फंसा देते हैं। प्रोफेसर भी उनकी बात को सच मान लेते हैं और उनके ऊपर से सस्पेंशन हटा देते हैं। जब एलेक्स पूरी तरह से ठीक होता है तब उसे ये सारी बात पता चलती है और ये सब देखने के बाद एलेक्स अंदर से टूट गया था। लेकिन तभी एक टीवी पर एक दिन एलेक्स कृष्णा का इंटरव्यू देखता है, जिसके बाद वो कृष्णा से जाकर सब कुछ बता देता है और कृष्णा से कहता है कि हम दोनों मिलकर उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन सभी को मारने का प्लान बनाते हैं और ये मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सारी बात सुनने के बाद ओजलर को भी लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है। फिर ओजलर सेवी को बुलाता है, लेकिन सेवी एलेक्स के सामने अपना गुनाह मानने से मना करता है और कोई सबूत ना होने के कारण वो बच जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद सेवी अपने एक नए बुक पब्लिश करने वाला था और उसके लिए सेवी स्पीच दे रहा था। तभी ओजलर को फॉरेंसिक डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर ओजलर से कहते हैं कि सेवी की जान जाने वाली है, क्योंकि एलेक्स जो मरने से पहले निशान बनाता था वो निशान बहुत हार्मफुल केमिकल से बने हैं और जिसपे भी ये निशान लगता है वो कुछ समय में मर जाता है। तब सेवी एकदम से स्टेज पर गिर जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। फिर ओजलर और एलेक्स को देखते हैं और वहाँ एलेक्स ओजलर से कहता है कि मैंने शेल्वराज और शिव कुमार को भी मार दिया है, लेकिन मैंने सेवी की बेटी को नहीं मारा, क्योंकि मैं इन सब में अब उस बच्ची को घसीटना नहीं चाहता था और तुम्हें अभी भी पूरी कहानी नहीं पता। फिर एलेक्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद ओजलर वापस से विनीत के पास जाता है और वही सवाल उसे पूछता है
कि मेरी वाइफ और बेटी कहाँ है। ओजलर को ये बात तो पता चल जाता है कि विनीत ने उन्हें नहीं मारा, लेकिन इस बार विनीत बहुत ही डरावने तरीके से स्माइल करता है और ओजलर को चैलेंज करता है कि अगर आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ निकालिए और मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसके पीछे है कौन। और इसी के साथ अब्राहम ओजलर मूवी यहीं पर एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।